गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग प्रथम प्राणी शास्त्र की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में आपको गैमीटोजेनेसिस या युग्मक निर्माण की सामान्य जानकारी आपको दी थी। आज आपको स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन या स्पर्म या शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। बच्चों, यहाँ एक बात बताना चाहेंगे कि जो भी जानकारी आपको दी जाती है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दी जा रही है। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हों वो व्हाट्सएप पर इस कंटेंट को पढ़ें और उसके अनुसार तैयारी कर लें। जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम के हैं वो इस लेक्चर को ध्यान से सुन लें और नोट कर लें और उसके अनुसार तैयारी कर लें। असुविधा हो तो व्हाट्सएप पर या मोबाइल नंबर पर संपर्क करके अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो बच्चों, स्पर्म या शुक्राणु जो कि मेल गैमीट का रहता है, इसके निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया नर में प्रजनन अंग टेस्टिस में होती है, जिसको वृषण भी कहते हैं। तो आगे की जानकारी के लिए सबसे पहले हम टेस्टिस की संरचना के बारे में आपको जानकारी देंगे। टेस्टिस, इसका प्लूरल टेस्टीज होता है। स्पेलिंग में अंतर है। जब सिंगुलर लिखते हैं तो TES लिखते हैं और जब प्लूरल लिखते हैं तो TES लिखते हैं। तो टेस्टीज दैट इज प्लूरल और टेस्टिस दैट इज सिंगुलर। टेस्टिस की रचना में नलिकाएं होती हैं जिन्हें सेमिनिफेरस नलिकाएं कहते हैं। ये नलिकाएं लंबी कुंडलित नलिकाएं होती हैं, अर्थात काफ़ी फोल्डेड मुड़ी हुई होती हैं और टेस्टिस में पाई जाती हैं। इसके साथ ही साथ इन नलिकाओं के बाहर उसी टेस्टिस में ही कुछ और कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल कोशिकाएं या लेडी कोशिकाएं कहा जाता है। दोनों प्रकार की कोशिकाएं दोनों प्रकार की रचनाएं भिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। जो इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, जिनको अंतराली कोशिकाएं भी कह सकते हैं हिंदी में, या सेल्स ऑफ लेडी, इनके अनुसंधानकर्ता के नाम के आधार पर ये लेडी कोशिकाएं कहलाती हैं। ये कोशिकाएं वास्तव में अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं, एंडोक्राइन सिस्टम की कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं, लेडी कोशिकाएं, एंड्रोजन नाम के मेल सेक्स हार्मोन, जो कि टेस्टोस्टेरोन भी कहलाता है, उस हार्मोन का निर्माण करती हैं। ये हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के निर्माण का कार्य करता है, जैसे आवाज़ में परिवर्तन होना मेल्स में, या मेल में दाढ़ी मूंछ आदि का उगना, या इस प्रकार के जो द्वितीयक लक्षण हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, उनके निर्माण को उनके विकास को प्रेरित करता है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। जो सेमिनिफेरस नलिकाएं होती हैं वही नलिकाएं शुक्राणु या स्पर्म के निर्माण का स्थल हैं। उन्हीं नलिकाओं के अंदर ही स्पर्म का निर्माण होता है। सेमिनिफेरस नलिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें सर्टोली कोशिका कहते हैं। ये सर्टोली कोशिकाएं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो
शुक्राणु जनन की क्रिया में, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो एंड्रोजन अर्थात टेस्टोस्टेरोन लेडी कोशिकाओं के द्वारा बने थे, उत्पन्न किए गए थे, उनको प्रभावी रूप में बनाए रखना एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का कार्य है, जो कि सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। सर्टोली कोशिकाएं ही विकसित होते हुए अर्थात डेवलपिंग स्पर्म को पोषण प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो सेमिनिफेरस नलिका है, इसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है, जो बाहर की लाइनिंग होती है उसको एपिथेलियल लाइनिंग कहते हैं। एपिथेलियल लाइनिंग जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है। जर्मिनल एपिथेलियम अर्थात वही एपिथेलियम की कोशिकाएं शुक्राणु निर्माण का कार्य करती हैं। सर्टोली कोशिकाएं बड़े आकार की, जैसा मैंने बताया, ये सपोर्टिंग कोशिकाएं हैं, शुक्राणु के निर्माण में सहयोग और पोषण प्रदान करती हैं, जबकि जो जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं हैं वह शुक्राणु का निर्माण करती हैं। तो किस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण होता है, इसको दो चरणों में हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके पहले देखें, यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को आप देखेंगे। इस चित्र में सबसे बाईं तरफ टेस्टिस का डायग्राम दिया हुआ है। आप लाइट पिंक कलर में ये डायग्राम ये देख सकते हैं सबसे लेफ्ट साइड में। उसके बगल में एक सेमिनिफेरस नलिका का चौड़ा स्ट्रक्चर, जो कि आप देखेंगे हल्के बैगनी कलर की कोशिकाएं इसमें दिखाई दे रही हैं। और उसके और दाहिनी तरफ आप जाएंगे तो इस नलिका का एक ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है। इस ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देखें तो सबसे ऊपर की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं हैं, उसके आगे बढ़ते हुए अर्थात विकसित होते हुए स्पर्मेटोगोनिया दिखाई दे रहे हैं। स्पर्मेटोगोनिया के नीचे आप देखेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिखाई दे रहा है। उसी के नीचे की तरफ और आप देखेंगे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिखाई दे रहा है। और सबसे नीचे देखेंगे तो स्पर्म बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें टेल या पूंछ दिखाई दे रही है, बीच का स्ट्रक्चर है। और इसी में और दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो ये कोशिकाओं का किस प्रकार से विभाजन होता है और किस प्रकार से वो स्पर्म का निर्माण करते हैं, ये दिखाया गया है। इसको मैं पहले यहाँ समझा दूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे ऊपर दिखाया जा रहा है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये वास्तव में जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिका है। सबसे पहले इसमें विभाजन होते हैं, माइटोटिक विभाजन अर्थात समसूत्रीय विभाजन। आप देख रहे हैं समसूत्रीय विभाजन के बाद इसमें अनेक कोशिकाएं बन जाएंगी। इसमें अनेक नहीं दिखाई गई हैं। और उन विभाजनों के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में परिवर्तित हो जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिखा हुआ है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिका में फिर अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जा रहा है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के विभाजन के बाद ये स्पर्मेटिड बन जा रहा है। और स्पर्मेटिड आगे विकसित होकर के स्पर्म का निर्माण कर रहा है। ये तो इस चित्र के बारे में हुआ, ये जो डायग्राम आपके सामने दिया मैंने। अब आगे बात करते हैं। स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया दो भागों में अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 1 स्पर्मेटिड का निर्माण या स्पर्मेटिडोजेनेसिस, और नंबर 2 स्पर्म का निर्माण अर्थात स्पर्मियोजेनेसिस। सबसे पहले स्पर्मेटिड के निर्माण की बात करते हैं। जो एपिथेलियल लाइनिंग अर्थात जर्मिनल एपिथेलियम जो मैंने कहा था, अर्थात उस नलिका के सबसे बाहरी परत जो कोशिकाओं की है, इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें प्राइमरी जर्म सेल कहते हैं। इन्हीं को प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी कहते हैं। तो उन्हीं प्रत्येक प्राइमरी जर्म सेल या प्रत्येक प्राइमोर्डियल जर्म सेल कुछ परिवर्तन के अंतर्गत स्पर्म का निर्माण करती हैं। वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहली अवस्था इसमें जो आती है इसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है विभाजन, विभाजित होना, संख्या में वृद्धि होना।
तो प्रत्येक कोशिका का विभाजन होगा, माइटोटिक विभाजन होगा अर्थात समसूत्रीय विभाजन होगा, जिससे कि उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। और ये एक बार नहीं, बार बार विभाजन होगा, जिससे बड़ी संख्या में ये कोशिकाएं स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया नाम की कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। तो सबसे पहले प्राइमरी जर्म सेल का विभाजन हुआ, माइटोटिक विभाजन, और विभाजन के बाद स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल का निर्माण हुआ। ये कोशिकाएं डिप्लॉयड कोशिकाएं, डिप्लॉयड अर्थात द्विगुणित का अर्थ है इसमें क्रोमोसोम का जोड़ेदार सेट उपस्थित है। क्रोमोसोम के पेयर अर्थात जोड़े यहाँ पाए जा रहे हैं, इसीलिए इनको डिप्लॉयड कोशिकाएं कहते हैं। अब ये जो स्पर्म मदर सेल्स हैं, ये ग्रोथ फेज में, दूसरी फेज है ग्रोथ फेज अर्थात इनकी वृद्धि की अवस्था। अब इनके आकार में वृद्धि होती है, इनके भीतर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स, RNA आदि का निर्माण होता है, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है और इनका आकार बढ़ता है। और अब इनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड ही है अर्थात क्रोमोसोम की संख्या अभी भी यथावत बनी हुई है, उतनी ही है। उसके बाद इसकी तीसरी फेज आती है जिसे मैच्योरेशन फेज कहते हैं या मियोटिक फेज कहलाता है। मियोटिक का अर्थ है अर्धसूत्रीय विभाजन की अवस्थाएं। इसका अर्थ ये हुआ कि अब इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे आपने पिछली कक्षाओं में कोशिका विभाजन पढ़ा होगा और आप जानते हैं कि अर्धसूत्रीय विभाजन में दो विभाजन होते हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकंड मियोटिक डिवीजन। तो सबसे पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम अर्थात जोड़े के दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं उन्हें होमोलॉगस कहते हैं। एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम को होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो जोड़े के दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से लिपटते हैं और उनमें क्रॉसिंग ओवर नाम की क्रिया होती है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया का अर्थ ये हुआ कि दोनों जो जोड़े के क्रोमोसोम हैं उनमें एक का कुछ खंड दूसरे में और दूसरे का पहले में अर्थात कुछ खंडों का, कुछ सेगमेंट्स का परस्पर एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। इसके कुछ जीन उसमें और उसके कुछ जीन उसमें, दोनों में जीन का आदान प्रदान हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है। इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और अब उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन के बाद इसका कोशिकीय विभाजन होता है और दो कोशिकाएं बन जाती हैं। ये दोनों कोशिकाएं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती हैं। ये हैप्लॉयड कोशिकाएं हैं। हैप्लॉयड का अर्थ हुआ कि जोड़े के क्रोमोसोम अब जोड़े में नहीं रहे, जोड़े का एक क्रोमोसोम एक कोशिका में चला गया और जोड़े का दूसरा क्रोमोसोम दूसरी कोशिका में चला गया, अर्थात जोड़े के दोनों क्रोमोसोम अलग अलग कोशिकाओं में चले गए। ऐसी अवस्था को अगुणित अवस्था या हैप्लॉयड अवस्था कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम की संख्या रिड्यूस हो गई, रिडक्शन हो गया, आधी हो गई, आधे इधर और आधे उधर, प्रत्येक जोड़े का एक इधर और दूसरा उधर, दोनों अलग अलग कोशिकाओं में चले गए, हैप्लॉयड कोशिका बन गई। और अब इनमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा प्रत्येक में। सेकेंड मियोटिक डिवीजन वास्तव में माइटोटिक डिवीजन जैसा ही होता है। और अब इस तरह से प्रत्येक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उससे 4 कोशिकाएं बन गईं और इन चारों कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या आधी है, अनपेयर्ड है, हैप्लॉयड है। इन चारों कोशिकाओं को स्पर्मेटिड्स कहते हैं। तो प्रारंभ जहाँ से मैंने किया था यहाँ तक कि ये अवस्था स्पर्मेटिड के निर्माण की अवस्था है। अब ये स्पर्मेटिड स्पर्म बनाने की क्रिया करेगा और
इस क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के दौरान कोई विभाजन नहीं होता है, मात्र इस स्पर्मेटिड की रचना में, संरचना में, आकारिकी में परिवर्तन होता है, जिससे वो स्पर्म का निर्माण कर ले जाता है। क्या क्या परिवर्तन होते हैं बच्चों, ये हम देखेंगे। वास्तव में स्पर्म के कार्य क्या हैं, उन्हीं कार्यों के आधार पर ये परिवर्तन है। स्पर्म का कार्य क्या है? एक कार्य है कि क्रोमोसोम का एक सेट उसके अंदर रखना और निषेचन के समय जाइगोट में क्रोमोसोम का एक सेट पहुंचाना। दूसरा कार्य क्या है कि गति करते हुए ओवम तक या एग तक पहुंचना, ये इसका दूसरा कार्य है। और गति करने के लिए इसमें एक तो टेल होनी चाहिए, पूंछ होनी चाहिए, जिसकी सहायता से ये गति कर सके। दूसरा, इसमें आकार कम, भार कम से कम होना चाहिए ताकि गति करना आसान हो सके। और तीसरा, इसमें ऊर्जा उत्पन्न करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये विभिन्न गुण इसमें प्राप्त हो जाएं स्पर्मेटिड में, इसी के लिए आगे के परिवर्तन होंगे। क्या क्या परिवर्तन है देखें। जो न्यूक्लियस है स्पर्मेटिड का, उस न्यूक्लियस में से जो भी अतिरिक्त जल है वो निकाल दिया जाता है, वाटर रिमूव कर दिया जाता है। मैंने कहा भार कम होगा तो चलना आसान होगा, इसके लिए पानी को निकाल दिया गया, हटा दिया गया ताकि भार कम हो सके। दूसरा, उसमें जो भी आरएनए हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड हैं, न्यूक्लियोलस होता है उसी में आरएनए पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस और आरएनए ये भी हटा दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उपयोगिता वहीं पर है जहां प्रोटीन का निर्माण करना हो। आरएनए और न्यूक्लियोलस वहीं हैं जब प्रोटीन के निर्माण की आवश्यकता हो। क्योंकि स्पर्म को प्रोटीन का निर्माण करना नहीं है, इसलिए वहाँ आरएनए और न्यूक्लियोलस की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आरएनए और न्यूक्लियोलस ये दोनों रचनाएं हटा दी जाती हैं, निकाल दी जाती हैं। तीसरी बात क्या होती है कि जो हिस्टोन नाम के प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन नाम के प्रोटीन ये न्यूक्लिक अम्लों के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनके स्थान पर प्रोटामीन्स रिप्लेस कर दिए जाते हैं। हिस्टोन के बदले प्रोटामीन वहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाता है। प्रोटामीन के होने से क्या होता है कि डीएनए की जो रचना है, डीएनए आप जानते हैं धागे नुमा रचनाएं होती हैं, ये बहुत कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस का अर्थ है एक बहुत अधिक कुंडलित अवस्था में आ जाते हैं, और इतनी कंडेंस, इतनी कुंडलित हो जाते हैं कि अब अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन किया जाना चाहे, अर्थात इससे आरएनए बनाना चाहें, तो आरएनए इससे नहीं बनाया जा सकेगा। आरएनए के निर्माण वाले एंजाइम्स इस कंडेंस अवस्था में इस पर क्रिया नहीं कर पाएंगे। अगर हिस्टोन होते तो कंडेंसेशन कम होता और आरएनए के जो एंजाइम्स हैं वो इस पर क्रियाशील हो जाते। लेकिन क्योंकि अब आरएनए का निर्माण करना नहीं है, इसलिए इसको अत्यंत कंपैक्ट कर दिया जाता है, कंडेंस कर दिया जाता है, ताकि अब इसमें से ट्रांसक्रिप्शन ना हो सके, आरएनए का निर्माण ना हो सके। तीसरा परिवर्तन न्यूक्लियस में होता है कि इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। पहले जो गोल न्यूक्लियस था वो अब लंबा हो जाता है, क्योंकि गति करने के लिए अगर पॉइंटेड होगा, आगे नुकीला होगा या लंबा होगा तो गति करना आसान होगा। तो अब इसका आकार भी गोल से लंबा हो जाता है। ये परिवर्तन न्यूक्लियस में हुए। साइटोप्लाज्म में क्या परिवर्तन होते हैं ये अब देखते हैं। साइटोप्लाज्म के परिवर्तन के कारण एक एक्रोसोम नाम की रचना बनती है। एक्रोसोम क्या है? ये एंजाइम से भरी हुई एक थैली है। इसमें अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि एग की झिल्ली को, ओवम की झिल्ली को, क्योंकि निषेचन करने के लिए इसको एग या ओवम में प्रवेश करना है स्पर्म को, तो एग या ओवम में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है कि ये एग की झिल्ली को डिजॉल्व कर सके
और उस झिल्ली को तोड़ करके डिजॉल्व करके ये ओवम के अंदर प्रवेश कर सके। और ये डिजॉल्व करने का काम एक्रोसोम नाम की रचना करती है, जो कि स्पर्म का सबसे अगला हिस्सा होता है, सबसे आगे का हिस्सा एक्रोसोम होता है। तो अगली रचना है एक्रोसोम का निर्माण होना। ये होता यह है कि जो गोल्जाई ऑपरेटस है या गोल्जाई बॉडी या गोल्जाई कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स अतिरिक्त जल का वहाँ से निकासन कर देता है, एंजाइम्स का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। ये एंजाइम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होती हैं, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं। जैसा मैंने बताया, ये ओवम की झिल्ली को तोड़ने वाले एंजाइम हैं। तो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स की एकाध वेसाइकिल होती है, वेसाइकिल का अर्थ है थैली। एक थैली होगी, उस थैली में बहुत से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कंडेंस रूप में भर दिए जाएंगे और उसके साथ ही साथ एक्रोसोम का निर्माण हो जाएगा। ये एक्रोसोम न्यूक्लियस के आगे की तरफ स्थापित हो जाता है, अगले हिस्से में, न्यूक्लियस के एंटीरियर पार्ट में आगे। तो इस तरह से दो व्यवस्थाएं हो गई। क्रोमोसोम का एक सेट ले जाने के लिए न्यूक्लियस के अंदर तैयार हो गया, ओवम की झिल्ली को तोड़ने के लिए एक्रोसोम बन गया। अब स्पर्म की टेल का निर्माण होता है। आप जानते हैं प्रत्येक कोशिका में सेंट्रियोल पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय इन्हीं सेंट्रियोल के कारण ही आप जानते होंगे स्पिंडल का निर्माण होता है, तर्क रूप का निर्माण होता है और कोशिकाओं के दो पोल बन जाते हैं। तो जो दो सेंट्रियोल्स हैं ये न्यूक्लियस के पीछे की तरफ स्थापित हो जाते हैं। इनमें एक तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पीछे, न्यूक्लियस में एक छोटा सा गड्ढा बनता है, डिप्रेशन बनता है, उस डिप्रेशन के अंदर स्थापित हो जाता है। इसको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल का मतलब अगला, और दूसरा ठीक इसके पीछे स्थापित हो जाता है जिसको डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। इस तरह से दो सेंट्रियोल बन जाते हैं। अब जो डिस्टल सेंट्रियोल है, यहाँ से माइक्रोट्यूबुल्स निकलते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स एक फ्लैजेलम का रूप धारण कर लेते हैं और यही फ्लैजेलम स्पर्म का टेल बना लेता है, पूंछ बना लेता है, जिसकी सहायता से स्पर्म तैरता है। फ्लैजेलम के बेस पर, अर्थात जहाँ से फ्लैजेलम शुरू हुआ है, जहाँ पर प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स हैं, इसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया स्थापित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। कई माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे से जुड़ भी जाते हैं और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला हिस्सा है ये मिडिल पीस या मिड पीस कहलाता है। तो अब इस तरह से आप देखें तो स्पर्म के तीन भाग बन गए। आगे का हिस्सा जहाँ न्यूक्लियस है और एक्रोसोम है वो हेड हो गया। उसके बाद का हिस्सा जहाँ प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स हैं और बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो मिड पीस हो गया। और उसके सबसे पीछे का भाग जो होता है वो टेल बन गया स्पर्म का। तो इस प्रकार से स्पर्म के तीनों भाग का निर्माण हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को तापमान के द्वारा प्रभावित किया जाता है। डे लेंथ अर्थात कितना लंबा दिन है, दिन और रात का अनुपात क्या है, इससे भी स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। और जैसा मैंने शुरू में बताया, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन भी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यहाँ स्पर्म की ये एक चित्र मैंने दिया हुआ है आपको। इसमें आप देखेंगे तो सबसे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो एक्रोसोम दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आप देखेंगे तो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो न्यूक्लियस और एक्रोसोम मिला करके हेड बना रहे हैं। हेड के बाद आप देखेंगे बहुत छोटा सा हिस्सा नेक है, वहीं पर आपको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है। और उसके पीछे जब आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कई माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहे हैं, ये मिडिल पीस है। और सबसे पीछे आप देखेंगे
तो टेल दिखाई दे रहा है। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। बच्चों, इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया संपन्न होती है। ये स्पर्म टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस नलिकाओं में बनते हैं और वहीं सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं। उस नलिका के अगर पेरीफेरी पर देखेंगे, बाहर मतलब परिधि की ओर देखेंगे, तो जर्मिनल एपिथेलियम दिखाई देगा। परिधि से भीतर जाएंगे तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और भीतर जाएंगे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और भीतर जाएंगे तो स्पर्मेटेड, और उस नलिका के केंद्र में बहुत से स्पर्म भरे हुए दिखाई देंगे। थैंक यू बच्चों।